विधवा का मतलब समझते हो ना आयुष? मुझे जानना है यह क्यों और कब हुआ। 5 साल पहले दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज की लाइफ एक अलग ही लाइफ थी। 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कई अच्छे दोस्त मिले, लेकिन नेहा सबसे अलग थी। नेहा को ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं था, बल्कि आयुष पढ़ाई में बहुत होशियार था। क्या किताबी कीड़े बने रहते हो? चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। तो चले मूवी देखने। चलो। और कौन कौन आ रहा है? कोई नहीं, सिर्फ हम और तुम। एक बात पूछूं, प्यार करती हो ना मुझसे? प्यार? और तुमसे? हंसी क्यों? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ यार। ऐसा समझ भी मत लेना। यह प्यार व्यार बड़ा सिरदर्द है। तुम्हारा साथ अच्छा लगता है, इसलिए फ्री होती हूँ तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सच्ची प्यार नहीं है ना? नहीं। अब चले? चलो। कैसी पहली जैसी लड़की है। जितना समझने की कोशिश करता हूँ उतना ही उलझ जाता हूँ। 1 हफ्ते के बाद एग्जाम शुरू हो चुके थे। दिवाली की छुट्टियां लगने वाली थी। तुम इस बार कहाँ घूमने जा रही हो? क्या हर बार की तरह फिर से किसी नई जगह जाने वाली हो? नहीं आयु, इस बार कहीं नहीं। पापा 2 महीने के लिए अमेरिका गए हैं ऑफिस के काम से, तो इस बार कहीं जाना पॉसिबल नहीं है। और तुम? नेहा बताया करती थी, पापा ने जब से अयोध्या छोड़ा था कभी वापस नहीं गए। पर क्यों? कारण कभी नहीं बताया। कोई तो कारण होगा नहीं जाने का। आयु, पापा और दादाजी के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। बस इतना ही समझ लो, दोनों 2 दिशाओं जैसे हैं जो मिलकर भी नहीं मिलते। मतलब साफ है। पापा को मेरा उड़ना खिलखिलाना पसंद है और उन्हें जमीन पर चलना। मेरे पापा उनकी बनाई किसी भी परंपरा को नहीं मानना चाहते थे। उनके इसी बात से घर वालों को उनसे बहुत नाराजगी थी। तुम्हारी माँ? माँ तो सबके हाथ की कठपुतली थी, जो जैसा नचाता वैसे ही नाचती रहती। बस यही पापा को भाता नहीं था। कॉलेज बंद हो गई और मिलना भी। एक दिन शाम के समय घर पर फोन की रिंग बजती है। हेलो? कौन? हेलो आयु, मैं बोल रही हूँ। नेहा का फोन था। हाय, कैसी हो? कल मिलोगे मुझसे? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मिलो तो बताती हूँ। शाम होने वाली थी। आयुष मंदिर के पास आकर नेहा का इंतजार करने लगा। अभी मात्र 10 मिनट ही हुए थे कि एक ऑटो रिक्शा रुकती है। लगता है नेहा आ गई। हाय, जवाब में उसने भी हाथ हिलाया। मैं कल जा रही हूँ। कहाँ? अयोध्या। क्यों? तुम तो कहती थी ना कि तुम्हारे पापा वहां जाना पसंद नहीं करते। फिर क्यों? आयुष, पापा 2 महीने बाद आएंगे। वहां कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए जाना पड़ेगा। पापा से बात हुई? नहीं। मम्मी ने कल पापा को फोन लगाने की बहुत कोशिश की, पर बात नहीं हो पाई। आज नेहा की आवाज में हमेशा जैसी खनक नहीं थी। जाने का मन नहीं है। कुछ हुआ है क्या नेहा? अचानक से वो पुराने लहजे में आई। अरे यार, कुछ नहीं, बस कभी वहां गई नहीं, इसलिए अजीब सा लग रहा है। और कोई बात नहीं है। कब लौटोगी? पता नहीं। पता नहीं मतलब? अब कुछ नहीं, बस बहुत दिनों बाद जा रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते। कॉलेज खुलने तक शायद वापस आ जाए। जाने से पहले तुमसे मिलने का मन हुआ तो मिलने आ गई। तुम्हारी याद बहुत आएगी। मैं चलती हूँ। आयुष के मन में भी कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी थी, जैसे कुछ उससे छूटने वाला हो। वो चली गई। आयुष उसे जाता हुआ देखता रहा। कॉलेज खुले 1 महीने के करीब होने को आया, पर नेहा वापस नहीं आई। न कोई फोन, न कोई खबर। हे आयुष, कैसे हो? आजकल नेहा नजर नहीं आती। पढ़ाई छोड़ दी क्या? मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता रोहन। वो कुछ दिनों का कहकर अयोध्या गई थी। अब 1.5 महीना होने को आया है। आयुष नेहा के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, पर नेहा की कोई खबर नहीं मिली। आंटी, नेहा का घर यही है ना? वो लोग वापस नहीं आए क्या? आयुष पड़ोसियों से पूछताछ कर रहा था। पड़ोसियों से पता चला कि वो लोग वापस नहीं आए। उसके साथ कहीं कोई अनहोनी, अनिष्ट की आशंका से उसका दिल घबराने लगा।
हाय! आयुष ने मुड़कर देखा तो जतिन था। हाय जतिन, रोहन से पता चला कि नेहा वापस नहीं आई। यह उसका घर है ना? कोई खबर मिली? नहीं, मुझे कोई खबर नहीं मिली। पड़ोसी कह रहे थे कि वो तब से लौट कर आए ही नहीं। तू तो तू खुद क्यों नहीं अयोध्या जाकर देखा था? जाना ठीक रहेगा क्या? वहां लोग क्या कहेंगे? नहीं, यह आइडिया सही नहीं है। उसके दादा दादी बहुत रूढ़िवादी है। अरे बोल देना, कॉलेज की तरफ से आया हूँ। नेहा कॉलेज नहीं आई इसलिए तुझे भेजा है नोटिस लेकर। हाँ, ये हो सकता है। हमें पता तो चले कि वो किस मुसीबत में है। हाँ, यही सही कहा तूने जतिन। उसके बारे में पता करने के लिए मैं आज ही निकल जाता हूँ। आयुष शाम को बस से अयोध्या के लिए निकल गया। भगवान करे वो सब ठीक हो। नेहा की खोज खबर लेने निकल पड़ा। नेहा ने एक बार कहा था कि उसके दादाजी का घर अयोध्या के बस स्टैंड के पास ही कोई जगह है, वहां पर है, और दादाजी का नाम रुस्तम सिंह था। आयुष नेहा को दिन भर ढूंढता रहा। कुछ दिनों तक वह ऐसे ही ढूंढता रहा लेकिन वो नहीं मिली। वो थक हार कर वापस आ गया। 5 साल बाद आयुष अपनी बेटी प्रज्ञा के साथ रहता था। ये प्रज्ञा कौन है? आयुष के ऑफिस के सामने ब्रिज का निर्माण हो रहा था। प्रज्ञा के माता पिता वही मजदूरी करते थे। एक दिन पुल का एक हिस्सा ढह गया। उसके नीचे दबकर प्रज्ञा के माता पिता की मौत हो गई। आसपास के लोगों के साथ आयुष भी वहां मदद में अपना योगदान दे रहा था। तभी प्रज्ञा से मुलाकात हुई थी। 15 साल की प्रज्ञा बिल्कुल अकेली हो गई थी। ऐसे में उसे वहां छोड़ना ठीक नहीं था। ठेकेदारों से प्रज्ञा के गांव का पता लेकर आयुष उनके गांव गया। उसके दादा दादी तो थे नहीं, चाचा चाची गरीब थे। ऊपर से 5-5 बच्चे, उन्होंने जिम्मेदारी लेने से मना कर दी। आयुष वापस लौट आए। माता पिता ने बहुत समझाया कि इसे अनाथालय में भेज दो। इसको पता नहीं किस जाति की है। हम ठहरे ब्राह्मण समाज, हमारे घर का पानी भी नहीं पिएगा। पर आयुष ने कानूनी तौर पर प्रज्ञा को अपना नाम देने का मन बना लिया। आयुष 25 साल की उम्र में 15 साल की प्रज्ञा का पिता बन गया। माता पिता नाराज होकर गांव चले गए। प्रज्ञा और आयुष साथ रहने लगे। आयुष प्रज्ञा को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश में है। आयुष ने अपनी और नेहा की सारी बात भी उसे बताई। प्रज्ञा ने सारी तैयारी कर ली। एक लंबे अरसे के बाद वो घूमने जा रहे थे। वो बहुत खुश थी। सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। रात भर आयुष करवटें बदलता रहा। क्या नेहा मिलेगी? वो आज भी वहीं रहती होगी? कहीं चली तो नहीं गई वहां से? कई तरह के सवाल मन में उमड़ते रहे। दूसरे दिन वाराणसी पहुंचकर अच्छा सा होटल दे दोनों के लिए रूम बुक किए। कुछ देर आराम करने के बाद खा पीकर दोनों घूमने निकल दी। प्रज्ञा ने नेहा की तस्वीर दिखाई उन लोगों को, पर किसी ने भी नेहा को वहां नहीं देखा। रोज का नियम बन गया था। लोगों को तस्वीर दिखाकर नेहा के बारे में पूछते थे। 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। धीरे धीरे सभी सारे मंदिर और घाट पर पता करने के बाद आयुष ने तो उम्मीद छोड़ दी। पर प्रज्ञा अपनी जिद पर अड़ी थी। बाबा, इतना जल्दी हार नहीं मानते। अभी तो 10 दिन है हमारे पास। इतना भी कठिन नहीं किसी को ढूंढना। कल से हम आसपास के गार्डन में तलाश करेंगे और आश्रम में भी। अभी सो जाओ जाकर। दूसरे दिन प्रज्ञा ने घाट के आसपास बने आश्रम की लिस्ट तैयार की, क्योंकि अब नए सिरे से तलाश शुरू करनी थी। सुबह दोनों निकल पड़े। आयुष को एक घर दिखा जिस पर रुस्तम निवास लिखा हुआ था। आयुष ने गेट बजाया। एक लंबे तकड़े आदमी ने दरवाजा खोला। कौन? किससे मिलना है? जी नेहा सिंह है, जो मुंबई से यहाँ आई थी उनसे। कौन नेहा? यहाँ कोई नेहा नहीं रहती। यह घर रुस्तम सिंह जी का है ना? हाँ, उन्हीं का है, पर अब हम यहाँ रहते हैं। घर का एक हिस्सा उनका है। वो यहाँ कभी कभार ही आते हैं। अभी कहाँ रहते हैं बता सकते हैं आप? हमें नहीं पता। आयुष की उम्मीद टूट गई। आयुष थके कदमों से लौट आए। बाबा, बाबा आज उठना नहीं है क्या? चलो नाश्ता तैयार हो गया। बाबा एक बात पूछो? नाश्ते के बाद प्रज्ञा ने धीरे से पूछा। क्या आपको नहीं लगता आपने गलत किया? मैंने मैंने क्या गलत किया? साफ साफ कहो ना। जब नेहा आपको दोबारा मिली थी तो आपको वहां वाराणसी में कुछ दिन और रुकना चाहिए था। आपको वापस नहीं आना था। तुम्हें लगता है रुकना चाहिए था? हाँ बाबा,
आपको और कोशिश करनी थी, पर आप खुद ही हार मानकर वापस आ गए। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी प्रज्ञा। उसने मुझे दूर रहने की रिक्वेस्ट की, तो मैं क्या करता? वो मुझे कुछ बताना नहीं चाह रही थी। कैसे रुकता? मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाया और वहां रुककर उसकी तकलीफ भी नहीं बढ़ाना चाहता था। दरअसल 1 साल पहले वह काम के सिलसिले में वाराणसी आया था। जब उसने नेहा को वाराणसी में देखा, उसने बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा बात नहीं करना चाहती थी। दोनों आज फिर थक हार कर गार्डन में आ गए। मैं यही आराम करता हूँ, तुम गार्डन देखो। ठीक है बाबा, आप आराम करो। प्रज्ञा गार्डन देखने और कैमरे में तस्वीर खींचने में व्यस्त हो गई। वहां बहुत से बच्चे खेल रहे थे। उन सबने एक जैसे कपड़े पहने थे। लगता है किसी स्कूल की पिकनिक पर आए हैं। प्रज्ञा बच्चों की मस्ती को देखने में मगन हो गई। तभी सामने के झूले से एक बच्ची नीचे गिर गई और जोर से चिल्लाने लगी, अरे अरे पिंकी गिर गई। सारे बच्चे एक साथ नेहा माँ, नेहा माँ करके किसी को बुलाने लगे। नेहा माँ? यह सुनकर वो चौंक पड़ी। फिर दौड़कर उस बच्ची को उठाया और उस बच्ची को चुप कराने की कोशिश करने लगी। कहीं यह तो वो नेहा तो नहीं? नेहा नाम सुनकर प्रज्ञा भी उस ओर देखने लगी जहां बच्चे चिल्लाते हुए भागे थे। 2 महिलाएं आती दिखी तो वो दोनों बच्चों की ही टीचर थी। जैसे ही दोनों पास आई, प्रज्ञा उन्हें देखकर चौंक गई। नेहा जी? हाँ, यही नेहा है, बाबा की नेहा। प्रज्ञा खुश होकर मन ही मन बुदबुदाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा बहुत सुंदर नाम है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। आप इनके टीचर हैं? प्रज्ञा ने पूछा। जी हाँ, मैं इनकी टीचर हूँ। यही गार्डन के पास एक अनाथ आश्रम है, मैं वहीं रहती हूँ। बच्चे भी उसी आश्रम के हैं। रोज दिन में इन्हें यहाँ लेकर आती हूँ ताकि इन्हें खुला वातावरण मिले। वैसे आप अकेली रहती हैं या फैमिली के साथ? प्रज्ञा ने पूछा। नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, चलती हूँ। कल मिलेंगी आप यहाँ? प्रज्ञा ने पूछा। क्यों? वैसे मैंने अभी बताया ना, मैं रोज इन्हें यहाँ लाती हूँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो फिर कल मिलते हैं। जरूर। नेहा चली जाती है। प्रज्ञा उसे जाते हुए देखती है। कितनी शांत और सुंदर है नेहा जी। यह सोचती प्रज्ञा आयुष के पास लौट आती है। हमारी खोज खत्म हो गई बाबा। खोज खत्म हो गई? नेहा मिल गई क्या? कैसे, कब? हाँ बाबा, आपकी नेहा मिल गई। यही है हमारे बहुत पास। प्रज्ञा सारा किस्सा सुनाती है। मुझे मिलना है उससे प्रज्ञा। नहीं बाबा, अभी नहीं। नहीं बाबा, अभी नहीं। आप नेहा जी से तभी मिलोगे जब मैं उनसे दोस्ती करके उनके साथ क्या हुआ सब जान नहीं लेती। बाबा, क्या पता आपको देकर फिर वो कहीं चली जाए। बाबा, कहाँ खो गए? वापस चले? हाँ चलो। दोनों वापस होटल आ गए। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। नेहा, तू इस बार साथ नहीं चली तो शायद ही मैं जीवित रह पाऊंगा। तुम नहीं जानती, तुम्हारा आयुष अगर जिंदा है तो प्रज्ञा के कारण, नहीं तो कब का तुम्हारी याद में मर जाता। दूसरे दिन प्रज्ञा 10:15 बजे ही गार्डन में पहुंच गई। अभी तक आई क्यों नहीं? आज आएगी या नहीं? प्रज्ञा अकेली बैठी सोच रही थी कि सामने से नेहा बच्चों के साथ आती दिखाई दी। प्रज्ञा, आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा? कहीं बाहर से आई हो या यहीं वाराणसी में रहती हो? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं मुंबई में रहती हूँ। यहाँ अपने बाबा के साथ घूमने आई थी। मेरे एक अंकल रहते हैं, उनके यहाँ ठहरी हूँ। कुछ सोचकर प्रज्ञा ने होटल में रुकने की बात नहीं बताई। मुंबई? मुंबई के नाम पर नेहा की आंखों में नमी तैरने लगी। क्या मुंबई से वहां कोई आपका अपना रहता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रज्ञा। वो, और बताओ अपने बारे में। नेहा जी, मैं एक लेखिका हूँ। प्रज्ञा ने फिर झूठ बोला। मुझे सामाजिक विचारों पर लिखना पसंद है। फिलहाल मैं विधवाओं की जिंदगी पर किताब लिखना चाहती हूँ। उसी पर रिसर्च कर रही हूँ। पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं। अगर मन सच्चा हो तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं तो अपनी किताब के जरिए समाज और विधवा महिलाओं की तकलीफ बताना चाहती हूँ। यह समाज ऐसा ही है, विधवा आवाज उठाए तो दोषी, और जो विधवाओं के खिलाफ आवाज उठाए तो वो भी समाज की नजर में दोषी। आपको समाज के विचारों से नफरत है शायद।
मुझे भी बहुत छोटी उम्र में काफी कुछ सहना पड़ा। कभी फुर्सत में बताऊंगी। प्रज्ञा, आपके घर में कौन कौन है? फिर प्रज्ञा अपने माता पिता से जुड़ी सारी बातें नेहा को बता दी। ओह, तुम्हारे पास्ट के बारे में जानकर दुख हुआ और इस बात की खुशी भी हुई कि भगवान ने एक फरिश्ता तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया, जिसने तुम्हें अपना नाम और पहचान दी। वैसे क्या नाम है तुम्हारे बाबा का? जी, आयुष वर्मा। क्या हुआ नेहा जी? आप क्या सोचने लगी? हमारे दादाजी सरकारी नौकरी में थे। मेरे पापा 5 भाई बहन थे। पापा इकलौते बेटे थे, तो सबके लाडले थे। मेरे दादाजी बहुत पुरानी विचारधारा और पुराने नियमों को मानने वाले थे। यही वजह थी कि उन्होंने तीनों बड़ी बुआ की शादी बचपन में ही कर दी थी। पापा छोटे थे, उस समय उन्हें समझ नहीं थी। जब दूसरे नंबर की बुआ की मौत 21 साल की उम्र में तीसरे बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। बुआ जी के 2 बच्चे पहले से ही थे। अब तीसरा बच्चा, जिसे संभालने वाला कोई नहीं था। बच्चों के लिए मां चाहिए थी। यह सोचकर फूफा जी के दूसरे विवाह की बात चलने लगी। ना, मेरी सबसे छोटी बुआ 13 साल की थी। फूफा जी ने उन्हें चुना तो दादाजी ने फैसला सुना दिया। सब लोग सुन लो, मैंने आज एक फैसला किया है कि मैं छुटकी की शादी मनेंद्र सिंह से करूंगा। छुटकी बहुत छोटी है बाबूजी, पापा ने कहा। कोई छोटी नहीं है, 13 वर्ष की हो गई है। कहीं और शादी करने से अच्छा है यहाँ कर देते हैं। बच्चों को माँ का प्यार मिलेगा और छुटकी की शादी एक अच्छे घर में। बाल विवाह अपराध है बाबूजी। पापा को बाल विवाह के बारे में स्कूल में काफी जानकारी मिली थी। वो इसके दुष्परिणाम समझने लगे थे। पापा ने बहुत विरोध किया, रोए गिड़गिड़ाए, पर थे तो बच्चे ही, उनकी क्या चलते बड़ों के सामने। बुआ रोती रही पर कौन सुनता। दादी तो एकदम ही मौन थी। ना हाँ ना ना, उनके लिए दादाजी का हुक्म जैसे पत्थर पर लकीर। बुआ अपने से तिगुने उम्र के व्यक्ति, जो कि कभी उसके जीजाजी हुआ करते थे, उनकी पत्नी बनकर उनके बच्चों को संभालने लगी। यह देख पापा ने निश्चय कर लिया था कि वो जल्दी शादी नहीं करेंगे। पर कब तक चलती? 18 के होते होते उनकी शादी हो गई। फिर मेरा जन्म हुआ, बेटी हुई है। यह सुनते ही घर में मातम छा गया। सब इतने उदास क्यों हो? मेरे घर लक्ष्मी आई है, देखना मैं इसे बहुत पढ़ाऊंगा। इधर तीसरे नंबर वाली बुआ घर आकर बैठ गई थी। बड़े होकर फूफा जी को कोई और पसंद आ गया तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली और बुआ को घर छोड़ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद पापा अयोध्या से बाहर नौकरी ढूंढने लगे। मैं तेजी से बड़ी हो रही थी। पापा मुझे अयोध्या से दूर ले जाने का निर्णय कर चुके थे। पापा को मुंबई में नौकरी का ऑफर मिल गया। सुनो, किसी से कुछ नहीं कहना। मैं मुंबई रहने की व्यवस्था करके नेहा और तुम्हें ले जाऊंगा। पापा माँ को समझाकर मुंबई चले गए। इधर दादाजी ने बुआ के ससुराल वालों के आगे बहुत हाथ जोड़े कि बुआ को ससुराल के किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। समझी जी, जवान लड़की घर पर बैठी रहेगी तो बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। वहीं किसी कोने में पड़ी रहने दो इसे। मैं 8 साल की थी। यह सब बातें मेरे समझ से बाहर थी। बुआ के ससुराल वाले राजी हो गए। कारण था मेरी सुंदरता। बुआ जी के जेठ का लड़का बहुत बदसूरत था। कोई अपनी लड़की की शादी उसके साथ नहीं करना चाहता था। बुआ की सास बोली, समधी जी, तुम अपनी पोती की शादी हमारे पोते से कर दो तो हम तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दे देंगे। माँ यह सुनकर रोने लगी। ठीक है, हमें मंजूर है। माँ ने बहुत विरोध किया। दादाजी ने उनको कमरे में बंद कर दिया। माँ को अंदर क्यों बंद किया है दादाजी? बेटा, तुम्हें नए नए कपड़े और खिलौने चाहिए ना? यह लोग तुम्हारे लिए ढेर सारे नए नए कपड़े और खिलौने लेकर आएंगे। तुम्हारी माँ इन्हें लेने से मना कर रही है, इसलिए उन्हें बंद किया है। मैं कपड़े और खिलौने ले लूंगी तो माँ को छोड़ दोगे ना? हाँ, बस तुम्हें शादी वाला खेल खेलना होगा। तुम खेलोगी ना? मैं राजी हो गई। मुझे शादी ब्याह की समझ ही कहाँ थी। सच में सब खेल ही लग रहा था और मैं खेलने के लिए तैयार हो गई। मैं 8 साल की नन्ही बच्ची जिसे खेल समझकर खेल रही थी।
क्या पता था कि वो मेरी जिंदगी का काला अध्याय था। उस अध्याय ने मेरी जिंदगी बेरंग कर दी। माँ को पहली बार इस तरह रोते हुए देखकर मैं डर गई। मुझे नहीं खेलना यह खेल, मुझे माँ के पास जाना है। फिर मुझे पकड़कर जबरदस्त फेरे करवाए गए। देखते ही देखते शादी हो गई। अब माँ का चिल्लाना भी बंद हो गया था। वो अब चुप थी, शायद बेहोश हो गई थी। पापा आ गए। मैं दौड़कर पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, पापा, दादाजी माँ को कमरे में बंद करके शादी का खेल करवा रहे हैं। माँ बहुत रो रही है, मुझे उनसे मिलने भी नहीं दे रहे। पापा को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ क्या कांड हो गया है। मैं नहीं मानता इस शादी को। रखो बेटी अपने पास, अपने घर में। मुंह बंद करो अपना, वरना सब जेल जाओगे। फिर पापा दादाजी से बोले, मैं आप पर भरोसा करके अपना परिवार यहाँ छोड़कर गया था। आपने यह अच्छा नहीं किया बाबूजी। आपने मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी बेटी की मैं अभी आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता हूँ। तू अपने ही बाप को जेल में बंद करवाएगा, वो भी इस छोरी के लिए? हाँ, करवाऊंगा अंदर, क्योंकि यह छोरी मेरी जान है बाबूजी। और हाँ, तुम सब यहाँ से नहीं गए तो तुम सब भी बाबूजी के साथ अंदर जाओगे। तब सही गलत सब समझ में आएगा। पापा सबको गुस्सा कर रहे थे। आप बाप नहीं, जल्लाद हैं। आज से, अभी से मेरा और आपका रिश्ता खत्म। जा अभी इसी समय निकल जा मेरे घर से। यहाँ रहना भी कौन चाहता है बाबूजी। अब बैठा कर रखो अपनी बेटी को जीवन भर। वैसे भी वो हमारे किसी काम की नहीं। फिर भी हम उसे अपना रहे थे, पर तुम्हारे बेटे ने सब खराब कर दिया। बुआ के घर वाले नाराज होकर चले गए। फिर पापा मुझे और माँ को लेकर मुंबई आ गए। फिर हम लोग कभी वापस अयोध्या नहीं गए। पापा हमेशा माँ से कहते थे कि तुम देखना रूपा, मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी उसी से उसकी शादी कर दूंगा। कॉलेज का पहला दिन था जब उससे मिली थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड आयुष। आयुष के साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगा। हम दोनों कॉलेज के अलावा मूवी देखते थे। फिर एक दिन एक शाम में घर पहुंचे तो माँ बहुत परेशान लग रही थी। माँ ने बताया कि अयोध्या में दादाजी बहुत बीमार है। माँ जाने में मन ही मन डर रही थी, कहीं पुरानी बातें ना उखड़ जाए। जब हम लोग अयोध्या पहुंचे तो दादाजी को भला चंगा देकर माँ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। आप तो बिल्कुल ही स्वस्थ है बाबूजी, फिर क्यों झूठी खबर भेजकर हमें बुलाया? इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है बहू, कुछ काम है तभी तो बुलाया है। बाकी तुम लोगों की सूरत देखने का हमें कोई शौक नहीं है। बहू, कुछ रिश्ते आग में पानी डालने से नहीं मिट जाते। झूठ बोलने के लिए तुम लोगों ने मजबूर किया है। बेटी की शादी को शादी नहीं मानने से संबंध नहीं टूट जाते। नेहा की शादी एक सच थी और उसी सच को निभाना मेरी जिम्मेदारी। हमने नेहा को उसके ससुराल वालों को सौंपने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बचपन के धोखे को हम नेहा की जिंदगी का सच नहीं मानते बाबूजी। यह संबंध नहीं, धोखा है बाबूजी। तुम लोग अंग्रेजी कानून चलाओगे तो रीति रिवाज बदल जाएगा क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं मुंबई जा रही हूँ। सुना आपने? ए छोरी, तुझे कहीं नहीं जाना। यह घर तेरी बुआ के नाम कर दिया है। तू आज से यही रहेगी, यही तेरा ससुराल है। जानकी, चल तैयार कर दे छोरी को। माँ दादाजी के पैर पकड़कर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बुआ मुझे कमरे में ले गई। फिर यह बेरंग कपड़े पहनाने लगी। बुआ, यह क्या, मुझे रंगीन कपड़ों की जगह यह सफेद कपड़े क्यों? मैंने इसकी वजह पूछी। तू विधवा हो गई है। विधवा? किसकी विधवा? जिस लड़के से तेरा ब्याह हुआ था उसे सांप ने काट लिया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। तब पता चला जिसके साथ बचपन में शादी हुई उसकी सांप के काटने से मौत हो गई थी। जैसे ही बुआ मुझे लेकर कमरे से बाहर निकली, माँ मुझे सफेद कपड़ों में देखकर बेहोश हो गए। इधर पापा 2 दिन से लगातार घर पर फोन कर रहे थे। घर पर कोई होता तो फोन उठाता। फिर शर्मा अंकल जो हमारे पड़ोसी है, पापा ने उन्हें फोन किया। उन्होंने बताया कि हम अयोध्या आए हुए हैं। पापा काम छोड़कर पहली फ्लाइट में मुंबई आ गए। फिर वहां से सीधे अयोध्या पहुंच गए। नेहा, रूपा,
पापा चिल्लाते हुए घर में घुसे तो उन्हें देखते ही मैं अपना आपा खो बैठी। पापा! दौड़कर पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, दादाजी ने हमारे साथ फिर से धोखा किया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो पापा। मैं पापा से लिपट कर रोए जा रही थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी दुनिया, मेरे पापा मुझे छोड़कर जा चुके हैं। पापा को मुझे सफेद कपड़ों में लिपटे देकर सदमा लगा था और एक तकड़ा हार्ट अटैक। पापा! पाप पापा! पापा भी साथ छोड़ गए। माँ रो रो कर पागल हो गई थी। इतने सब पर दादाजी का दिल नहीं पिघला। पापा की 13वीं के बाद कुछ विधवा महिलाओं को बुलाकर उन्होंने बची हुई कर्मकांड यानी कि मेरे सुंदर घने काले लंबे बालों को मुंडवाकर मुझे वो रूप दे दिया गया जिसे देखकर मेरी आत्मा कांप गई और एक कमरे को मेरा ठिकाना बताकर उसमें धकेल दिया गया। माँ इस दोहरे सदमे को झेल नहीं पाई। फिर मेरी जिंदगी की एक भयानक काली रात आई। घर में सब सोए हुए थे। माँ कब घर से निकल गई किसी को पता नहीं चला। मैं भी अनहोनी की आशंका से बहुत डर गई। सबने माँ को बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। 2 दिन बाद नदी में तैरती हुई उनकी लाश मिली। दादाजी पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। कुछ दिन के अफसोस के बाद उनके हाव भाव फिर वैसे ही हो गए। अब मैं अकेली पड़ गई थी। बस एक बुआ ही थी वहां जिन्हें मैं अपना कह सकती थी। और फिर एक दिन फूफा जी के अत्याचार और दादाजी के बेरुखी के चलते बुआ जी ने सुसाइड कर लिया। दादाजी अब चुपचाप रहे क्योंकि वो खुद इस घटना से बहुत टूट गए थे। उनकी जिद ने 4 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा। यह घर अब काटने को दौड़ता है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे। तब मैंने मन ही मन एक कठोर निर्णय ले लिया। मुझे इसमें भी दादाजी की कोई साजिश लग रही थी। ट्रेन तेज रफ्तार के साथ भागती जा रही थी। स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मैंने देखा दादाजी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं ट्रेन से उतर गई। मैंने आगा पीछा कुछ नहीं देखा और दौड़कर सामने वाले ट्रेन में चढ़ गई। एक लेडी से बातों ही बातों में पता चला कि वो ट्रेन वाराणसी आ रही है और यहाँ आकर मैं शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। तभी एक औरत आई। क्यों रो रही हो बेटी? वो इसी आश्रम की मंजू दीदी थी। उन्होंने मेरी दर्द भरी कहानी सुनी। नेहा, क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? तुम चाहो तो मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ अनाथ आश्रम में रह सकती हो। वो मुझे अपने आश्रम में ले आई और यहाँ इन छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैं चलती हूँ प्रज्ञा, रात होने वाली है। तुम भी समय से निकल जाओ। मुझे लगता है आपको आयु से बात करनी चाहिए। यह मैंने भी सोचा था प्रज्ञा। मैं यह सोचकर रुक गई कि आयुष अब तक शादी कर चुका होगा। नेहा जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। मुझे आपसे कुछ चाहिए। जो तुम्हें चाहिए बोलो। आपका साथ, मुझे आपका साथ चाहिए। नेहा जी, क्या आप मेरे साथ मुंबई चलेंगे? प्लीज मना मत करना। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती प्रज्ञा। नेहा जी, अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ साथ आपके आयुष को भी जरूरत है तो आप चलोगी ना? प्रज्ञा ने पूछा। आयुष? तुम आयुष को कैसे जानती हो? मेरे बाबा ही आपके आयुष है। प्रज्ञा, तुम मेरे आयुष की बेटी हो? हाँ, मैं आपके आयुष की ही बेटी हूँ। अब आप दोनों की बेटी बनना चाहती हूँ। अब आप यहाँ नहीं रहेंगी माँ। प्रज्ञा, सच बताऊं, तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। दोनों होटल पहुंची। दरवाजा खोलते ही नेहा को अचानक सामने खड़ा देखकर, नेहा तुम? आयुष? नेहा आंखों में नमी लेकर आयुष की बाहों में समा गई। आज नेहा अपने आयुष और अपनी प्यारी बेटी प्रज्ञा के साथ सुखी की राह पर निकल पड़ी थी।